जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज। ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स ये मैंने पहली दफ़ा स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे एसए मैं खुद पढ़ाऊंगा, इंग्लिश प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी मैं खुद पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा। बाकी मैंने दिए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर, एक स्पेशलिस्ट हैं, बाकी सारे सीएसपी हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो है पहली दफ़ा आई टुक द इनिशिएटिव और अल्हम्दुलिल्लाह एनरोलमेंट भी अच्छी हो गई। तो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू इट एवरी मंथ। और उसके अलावा टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट हाउ अ एस्पायरेंट हु इज गोइंग टू अपीयर इन 26 उसको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी आप सब लोग जितने आपके सवाल आते हैं आप होल्ड पे रखिएगा। जैसे ही मैं आपसे बीच में पूछता रहूं कोई सवाल है प्लीज आस्क, तब आप मुझसे सवाल करिएगा। उसके अलावा अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों को आवाज नहीं आएगी तो फिर मैं कुछ सेटिंग अपनी तरफ से देख लूंगा। नहीं तो आवाज अब मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, पंखा भी बंद है और इंटरनेट के सारे डिवाइसेस जो थे वो भी मैंने बंद कर दिए हैं कि कोई अगर और मेरी डेटा कंज्यूम कर रहा है तो वो भी सेल फोन फिलहाल बंद हो जाए। तो अब जो है आज की क्लास इज अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सीएसएस 2026। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा 6 पॉइंटर्स का बनाया है। क्या? थिंग्स यू विल डू, थिंग्स वी विल डू फॉर यू। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा लगती थी कि जब हम किसी के पास कुछ पढ़ने जाते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, हमें क्या करना चाहिए। तो आज वो दोनों चीजें आपको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा कि आज जो आप लोगों को थ्रू आउट अभी से लेके प्रिपरेशन तक करना है, मतलब अटेम्प्ट तक, वो चीजें हैं कि सबसे पहले जितने लोग भी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, इफ यू हैव मेड योर माइंड, इफ यू know that CSS is your thing, if you know that you are going to do this job, you are made for this, you already know all the perks, privileges, pros, cons, each and everything, you know the salary packages, सब चीजें आपको पता है, फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे CSS ही करना है, then you have to do only one thing. Okay, अभी से लेके throughout your preparation you have to stay consistent. ये तो आप अपने साथ डिसिप्लिन, प्रॉमिस ये सब कर लें कि यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट इन व्हाट? इन योर प्रिपरेशन। You have to wake up early, you have to sleep early, you have to make a schedule, you have to follow the milestones. Today you have to complete this, you have to attempt the papers, you have to get your papers checked. ये सारी चीजें you have to do it। ठीक है, इसके बिना नहीं होगा। इसके बिना 110% नहीं होगा कि इफ यू डिसाइड टुडे कि आज नहीं पढ़ता, कल भी ठीक है छुट्टी कर लेता हूँ, आज शादी है आज शादी पे जाता हूँ, आज जो है बस नेटफ्लिक्स पे ब्लैक मिरर देखता हूँ सारी रात, कल का कल देखूंगा। अगर ये एटीट्यूड होगा ना तो ट्रस्ट मी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थ्रू आउट योर सीएसएस जर्नी। अब आप लोगों को ये तो बात हजम करनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द कीज टू pass CSS exam. If you are consistent, it means that you are few miles near your goal। ठीक है, तो अभी जो है कंसिस्टेंसी आप में आ गई। अब आप कंसिस्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, आपने सीएसएस का माइंड बनाया है, तो अब आप कंसिस्टेंट है, तो अब आपको करना क्या चाहिए। जो जो लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, जिन्होंने कभी तैयारी शुरू नहीं की, जो लोग जो है बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो ऑब्वियसली दे विल बी नीडिंग द गाइडेंस। गाइडेंस किस चीज की? गाइडेंस के सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, ऑप्शनल्स, हर सब्जेक्ट की किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, वो जो गाइडेंस है वो हमारी जिम्मेदारी है। आपने दिमाग बना लिया, कंसिस्टेंसी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग, देन वो जो एक जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़े ब्लाइंड शॉट्स खेलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, और वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी प्रोसेस का हिस्सा वैसे भी होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से कोच करते रहें। तो वो वाला जो है काफ़ी टाइम आपका थ्रू दिस सेशन जो हम आपके लिए करेंगे वो बचा बचा देंगे।
जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो आप बिल्कुल उसकी फिगर करें ही नहीं कि वो किस तरह प्रिपेयर करना है। वो ऐसे खुद मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैंने जिसको दिए हुए हैं दे आर वेरी गुड। ठीक है, तो जेन्युइन गाइडेंस जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो दूसरी बात जो आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एक बात समझनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी के साथ साथ, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा या मैंने लिखा नहीं है तो ये जो मुझे हर्ट्स देता जा रहा है, स्टार्स देता जा रहा है, आई लव यू टू, अब प्लीज इसको बंद करें। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी के साथ मैंने चीज यहाँ पे लिखी नहीं है वो है थोड़ा बहुत डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में वैसे ही डिसिप्लिन है, आपको थोड़ी ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है ये वो, तो फिर आप में डिसिप्लिन अडॉप्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो लोग मैसी होते हैं, लेजी होते हैं, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में सप्लीज खाते हैं, एक ही इनर वेयर पूरा महीना चल जाती है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा डिसिप्लिन लाना ना मुश्किल होता है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सब कर सकते हैं, चाहे लेजी हो चाहे डिसिप्लिन हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप, अगर आपको फेक ही करना पड़ेगा, चले मैं फेक कर लेता हूँ कि मैं अभी डिसिप्लिन इंसान बन जाता हूँ, तो फेक करके डिसिप्लिन थोड़ा बहुत लाना है। तो अब एक चीज हो गई स्टेइंग कंसिस्टेंट, वो आपको करना है, गाइडेंस हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो आपको हर एक सब्जेक्ट प्रॉपर कवर करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू जी। कोई भी सब्जेक्ट उसमें अगर कोई सवाल नहीं आ रहा किसी टॉपिक का, तो कभी भी ऐसा ना सोचिएगा कि वो नहीं आ सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आई फेल हिस्ट्री ऑफ यूएसए इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में। मेरे सारे सब्जेक्ट पास थे, ये एक सब्जेक्ट फेल था, मेरी खुद की गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइट लिया था, मैंने प्रॉपर उसको कवर नहीं किया था। मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेता वो भी पास हो जाता, और 2018 पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सारा एग्जाम पास हो जाता। 2021 जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, आई डिडंट रिपीट माय दैट मिस्टेक, और मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। कॉन्फिडेंस भी था, कंसिस्टेंसी भी थी, पास हो गया। तो सब्जेक्ट जो है वो आपको ए टू जी कवर करने हैं। हम आपको क्या करेंगे कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे ऐसे मैं आपको कराऊंगा, इस्लामिक स्टडीज अदील साहब कराएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स मंसूर साहब कराएंगे। तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक सही से पढ़ाना है। और हाँ, प्रायोरिटीज बना के देनी है, लिस्ट कि ये एक तो सिलेबस, आप अगर किसी को नहीं पता तो सीएसएस का जो सिलेबस है वो एफपीएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मैं ग्रुप में भी अपलोड कर लूंगा। तो वो सिलेबस एक तो आपको एफपीएससी ने भी दिया हुआ है, लेकिन एक सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का हम थोड़ा बहुत अपना भी आपको बना के देंगे प्रायोरिटी वाइज, कि ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये ऐसे हैं कि ये भी आपको पढ़ने चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन प्रायोरिटी इस तरह सेट करें कि ये इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे करंट अफेयर्स का तो ऑब्वियसली एक सिलेबस बनेगा ही बनेगा अपना, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो आप सिलेबस देखेंगे 2016 वाला, वो काफी चेंज है। अभी अभी जो सवाल आ रहे हैं वो हैं उससे ही रिलेटेड, लेकिन डायमेंशन डिफरेंट है। तो हम आपको वो भी एक प्रॉपर बना के देंगे कि दीज आर दी टॉपिक्स लिस्ट, और वही हम पढ़ाएंगे आपको, और वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तीसरी चीज दैट यू हैव टू डू वो ये कि आई विल रिकमेंड यू बुक्स हर एक सब्जेक्ट के, वो मैं खुद पर्सनली लुक आफ्टर करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के बुक्स पढ़ने चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल नोट्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। नोट्स में मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा किस तरह बनाने हैं। थीम्स, जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे में थीम्स के नोट्स में बनवाता हूँ। ठीक है, वो जो थीम्स के नोट्स हैं मैं आपको 2 मॉडल थीम्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये थीम्स हैं, इस तरीके के नोट्स बनाने हैं। ग्लोबलाइजेशन का दे दूंगा थीम, डेमोक्रेसी का आपको दे दूंगा, वो 2 बने बनाए पड़े हुए हैं। उसके मॉडल पे आप लोग फर्दर थीम्स बनाते जाएंगे, वो मतलब पर्सनल नोट्स आपके होंगे। ये आपको करना पड़ेगा, और वो जो तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे, और मैं आपको मॉडल नोट्स भी दे दूंगा। उसके बाद जो चौथी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिसिंग पास पेपर्स, ऐसे अटेम्प्टिंग, प्रेसी अटेम्प्टिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्टिंग। ये सब कुछ आपको थ्रो आउट भी करना पड़ेगा। आगे मैंने थोड़ा ब्रेकअप भी बनाया है कि कब कब आपको किस चीज़ में हाथ डालना चाहिए। तो ये चीज़ अगर नहीं होगी और आप कहेंगे कि मैं पढ़ लिया है, आई नो एवरीथिंग, और अब मैं एग्जाम में जाके लिखूंगा, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना? काफ़ी लोग मेरे पास अभी जैसे 2025 के एग्जाम हुए हैं, तो देर वर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो ऐसे चेक करवा रहे थे मुझसे, पढ़े नहीं थे मेरे पास लेकिन चेकिंग करवा रहे थे आखिरी दिनों में। जैसे एक लड़की बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन वो
ऐसे के अंदर हेडिंग्स दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसे पढ़ा भी नहीं था, कभी लिखा भी नहीं था, किसी से चेक भी नहीं करवाया था, और वो एग्जाम से कोई 15-20 दिन पहले की बात थी। तो उसकी नॉलेज अच्छी थी, क्विक लर्नर थी, वो 2-3 ऐसे चेक कराते हुए समझ गई। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर 15-20 दिन पहले आप किसी से कोई चीज चेक करवाएं और वो आपको कहे ये तो तरीका ही गलत है, ये तो हेडिंग्स होंगी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे यूं हो जाएगा कि आपको पता नहीं, कुछ नहीं आ रहा। फिर आप होल्ड कर लेंगे कि चलें अगले साल दे दूंगा। इसलिए जितना जल्दी प्रैक्टिसिंग पास पेपर शुरू कर लेंगे और उसके साथ साथ चेक भी थोड़े बहुत करा लेंगे, आपके लिए ही ये जो है ना बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब पास पेपर तो आप अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे भी आप लिखेंगे, लेकिन तरीके का पेपर अटेम्प्टिंग किस तरह क्या क्या Did करना that girl pass the exam? वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जो पास पेपर्स के बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है मॉक पेपर्स। ठीक है। अभी आप सब लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। ठीक है। अभी आप में से काफी लोग मेरे पास ऐसे में कंपलसरी बैचेस में एनरोल्ड भी हैं। ठीक है। अभी हम ऑनलाइन ऐसे चेक भी करेंगे, पढ़ेंगे भी सही। मैं आपको टॉपिक दूंगा, मैं आपके मॉक पेपर लूंगा, आप घर में बैठेंगे, आप लिखेंगे, आप चेक करवाएंगे। इट इज बेनिफिशियल काफी चीजें, क्योंकि वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है आपका आपके इंस्ट्रक्टर के साथ, ये बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन मैं हमेशा हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट वन टाइम किसी भी एकेडमी पे जाके वो सीएसएस का जो माहौल बना होता है वो मॉक एग्जाम एक दफा जरूर दें। किसी भी एकेडमी पे, हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आपके लिए फीजिबल हो, वन टाइम। और एंड में नवंबर में, आइडियल टाइम है नवंबर, उसमें जाके कोई भी एकेडमी, अच्छी एकेडमी जो ऑफर कर रही है 12 के 12 पेपर्स के मॉक, एक दफा वो जरूर दें। ठीक है। तो चेकिंग भी उसकी ऑब्वियसली जो हमारे मॉक्स होंगे उसकी चेकिंग हम आपकी करेंगे खुद ही। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज होगी मोटिवेशन की, वो बीच में आप लोग खुद भी देखेंगे। अभी तो आप नए हैं, अभी आप बड़े एंथुसियास्ट होंगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़े आगे चलते जाएंगे थोड़ी मोटिवेशन के मसले होते रहेंगे। तो उसमें जो है आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। पर मेरी खुद की भी जॉब है पढ़ाना, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे मैसेज करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं क्लासेस में, सबको कहता रहता हूँ कि कोई भी पर्सनल मसला हो, कोई भी हो, एनीथिंग दैट यू हैव, एनी इशू, मोटिवेशन का इशू है, प्यार में नाकामी है, तो डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो, कुछ भी है, पैसे नहीं है, मसले हो गए हैं, तो अगर ये भी सारे मसले हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मैसेज छोड़ दिया करें इनबॉक्स में, तो फिर मैं जैसे ही देख लूंगा। अगर बहुत अर्जेंट हो तो अर्जेंट का मैसेज कर लिया करें, अगर अर्जेंट नहीं है, नींद आ सकती है, अगर कल भी रिप्लाई करूँ, तो फिर आप मैसेज छोड़ दिया करें, आई विल गेट बैक टू यू। तो ये भी हमारा काम होगा। तो ये था एक थिंग्स यू विल डू, थिंग्स वी विल डू फॉर यू। ठीक है। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अब एक और चीज आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं अभी से लेके एग्जाम तक, क्या क्या स्टेप वाइज आपको करना है सबके। तंजीला इज लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले मैसेजेस भी आए थे। और तंजीला इज वेरी गुड स्टूडेंट। हाउ इज आई आर गोइंग? तंजीला, तंजीला अभी आई आर पढ़ रही है अब्दुल खालिद साहब के पास, और आई होप के मजा आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और खालिद साहब कुछ आपको करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो अब स्टेप्स की अगर बात करें, तो अभी से लेकर आखिर तक क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो हैं, इसका भी मैं एक फोटो दे देता हूँ। ये फोटो लेते हुए ये ली के कौन पा रहा है? अच्छा, वैसे मैं ऑडिबल हूँ, सब कुछ सही था ना? ठीक है। और अब आते हैं स्टेप्स पे। अबू बकर उसका अभी एग्जाम हुआ है अभी, ठीक है ना, उसका अभी रिजल्ट नहीं है। हाउ आर यू मरियम? गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। मरियम भी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, पता नहीं कौन से ऐसे बैच में थी, बट शी इज
one of the brilliant students. भाई सर मरियम अस्सलाम जैसे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका अगर पूरा बैच नहीं, आपका सिर्फ करंट अफेयर और पाक अफेयर पढ़ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ले रहे हैं जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये मैं खुद नहीं ले रहा। तो ये सर करंट प्लीज अफेयर्स आपका मैं कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और पाकिस्तान अफेयर्स ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। मुझे मुझे खुद ओके। मेहनत करनी पड़ेगी इसमें पहले, और अभी मैं इतनी मेहनत बोर्ड में नहीं हूँ। सर कभी लाइक 2-3 मंथ्स बाद आप पढ़ाएंगे कि फिर हम वेट पाकिस्तान करें इसको? पाकिस्तान अफेयर्स कभी भी नहीं। पाकिस्तान ओके। अफेयर आई लव द सब्जेक्ट, रीडिंग की हद तक, पढ़ाने की हद तक नहीं। ओके ठीक सर, एक और चीज, अगर आप अब बता रहे हैं तो सर पीएमएसकेपी को भी कंसिडर कर लें, उसके लिए भी आखिर स्ट्रेटेजी बता आखिर में ये ना सवाल आप करिएगा, आखिर में जितने सवाल हों मजे से करिएगा। सर आखिर पाकिस्तान आखिर में स्टडीज को गुलाम फातिमा लास्ट में, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, बीच में फिर वो जो रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा उनके लिए फिर बीच में सवाल आ जाएंगे। आखिर में जितने सवाल हैं मैं बैठा हूँ आपके सारे जवाब दूंगा, ठीक है। ना। आखिर में जितने आपके सवालात हैं सबके मैं जवाब दूंगा। अभी जो है कुछ चीजें आपको बता दूं, फिर आगे चलते हैं। मैं भी ठीक हूँ मरियम, थैंक यू। तो अब ये स्टेप्स हैं आपके लिए, कुछ स्टेप्स ये हैं कि स्टार्ट विद सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊं तो मैंने इस्लामिक स्टडीज और सोशियोलॉजी ये दोनों साथ साथ चलाए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे ये दोनों आसान लगे थे, तो मैंने इस वजह से इस्लामिक स्टडीज से स्टार्ट किया था। लेकिन अभी जो भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि स्टार्ट ऐसे से करें। उस वक्त एक अजीब सी मिथ तो नहीं थी, पर उस वक्त गाइडेंस इस तरह थी कि ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर है, बस ये बताया गया था कि ऐसे का एक स्ट्रक्चर है और वो बस आपको हम पढ़ा लेंगे आखिर में, और वही जाके बस लिखना है, ठीक है। उस तरीके का टॉपिक आएगा और फिर आपको जगह अटेम्प्ट करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे का स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसे का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है, और वो जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए फायदे वाली बात होगी। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि स्टार्ट विथ ऐसे। और मेरा जो ऐसे का बैच होता है उसमें मैं इसलिए इस तरह के लेक्चर जनरल और थ्रू आउट भी जो ऐसे में एनरोल्ड होंगे वो देखते चले जाएंगे कि जो जनरल चीजें ना वो भी कवर होती जाती हैं, जो हर सीएसएस एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए कि ये चीजें पढ़नी है, ये नहीं करनी, थीम्स कैसे बनानी है, वोकेब कैसे तैयार करनी है, न्यूज़पेपर किस तरह पढ़नी है, तो वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं इसके थ्रू। तो ऐसे जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, और जो भी अभी इनरोल्ड हैं तो हम ऐसे से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट जो है ना वो फिर आप ऐसे से ही करें। कि जो ऐसे है वो एक तो स्ट्रक्चर भी आप सीख लेंगे, तो दूसरा ये कि जितना जल्दी स्ट्रक्चर सीख लेंगे उसके बाद जितना जल्दी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू लर्न द एसे इन दीज 15 डेज, अब मई से फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर तक आप बहुत बहुत इंप्रूव कर लेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो ऐसे ग्रामर अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते इनसे स्टार्ट, तो फिर आप किसी हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो। जैसे ऑप्शनल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आईआर से स्टार्ट करें, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कंपल्सरीज में तो इस्लामिक स्टडी से स्टार्ट करें, आप पाकिस्तान अफेयर से स्टार्ट करें। तो ये अब आपकी चॉइस होगी कि आप अपनी प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी है। जैसे अभी जो कंपल्सरी में एनरोल्ड हैं तो हम लोग अभी एसए और ग्रामर इनसे स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें चलाते जाएंगे। दूसरा मेजर स्टेप जो है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने ग्रुप में हाउ टू रीड न्यूज़पेपर ये मैंने एक वीडियो रखा भी था, मैं फिर से भी इसको रीशेयर कर दूंगा। उसमें बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है न्यूज़पेपर किस तरह पढ़नी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमेशा मैं सबको कहता हूँ कि नोट्स बिल्कुल आप रेफर करें, अगर आपको अवेलेबल हैं, आपको गाइड बुक्स मिल रही हैं आप उनको रेफर करें, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 बुक्स आपके पास हो, ठीक है। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है तो पाकिस्तान अफेयर्स में मैं कहता हूँ कि प्री पार्टीशन का पोस्ट पार्टीशन का 2 बुक्स आपके पास हो गए, काफ़ी है। इस्लामिक स्टडीज है तो मैं कहता हूँ इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज ये, और जो हाफिज करीम का चुगताई का तो गाइड बुक है वो तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे,
इस्लाम मिसअंडरस्टूड रिलीजन, ये 2 बुक्स जरूर पढ़ें। तो जो अभी मुझे सुन रहे हैं शायद 2 किताबें ना पढ़ पाए, तो एटलीस्ट इतना तो माइंड बना लें कि एक किताब तो पढ़ लें हर एक सब्जेक्ट की। 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स में 3 तो आप वैसे भी एक्सक्लूड कर लें, जनरल साइंस हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ऐसे वैसे उनकी तो किताब आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो बाकी जो 9 सब्जेक्ट्स हैं उनकी एटलीस्ट आपको एक एक किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हर किसी की अलग किताब होगी, आपको अपने हिसाब से वो मेंटोर भी गाइड करेंगे। और थ्रू आउट ऐसे मैं भी बताता जाऊंगा कि जो मैंने कौन सी किताबें अपने लिए पढ़ी थी, मैंने बेसिकली काफ़ी पढ़ी थी। तो मैं जो बताता हूँ तो लोग कंफ्यूज भी थोड़े हो जाते हैं कि शायद इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपका विदाउट किताब भी काम हो जाएगा, विदाउट किताब वाले भी पास हो जाते हैं। लेकिन वो जो क्वालिटी आती है और जो आसानी पैदा होती है वो एटलीस्ट 1-2 किताबें पढ़ने से आती है ना, वो शायद नोट्स वोट्स पढ़ने से नहीं आएगी। तो इसलिए एक किताब एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की आपकी खुद से पढ़ी होनी चाहिए, और फिर उसके आप थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना लें। जब आप ये सारे स्टेप्स आराम आराम से करते जाएंगे तो ऑप्शंस भी ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करने होंगे। जिनको नहीं पता, तो आपके टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसएस के, जिसमें 6 कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शनल हैं। तो जो 6 ऑप्शनल हैं उनके प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप में से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक ऑप्ट करेंगे तो उन सबको मिला के जो आपकी मार्क्स बननी चाहिए वो 600 टोटल बननी चाहिए। जैसे अगर आप आईआर ऑप्ट कर रहे हैं तो वो 200 मार्क का है, तो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब आपको 4 100 वाले या 200 वाला एक, फिर 100 वाला अलग से, इस तरह से आपको टोटल मतलब मिला के 600 बनाने हैं ऑप्शनल के भी। तो 600 ऑप्शनल्स के हो जाएंगे, 600 कंपल्सरी, तो टोटल 1200 आपके मार्क्स बनेंगे। और 1200 में से अगर आपने 600 प्लस ले लिए और सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो ये भी किस तरह ऑप्शनल्स सिलेक्ट करते हैं और किस तरह ऑप्शनल्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी एक लंबी बहस है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो ऑप्शनल्स हमेशा अपनी इंटरेस्ट और उस जो जिस ऑप्शन में आपका इंटरेस्ट है उसकी पेपर अटेम्प्टिंग, कि आप लिख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, नहीं। जैसे मैं इंडो पाक हिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं पेपर अटेम्प्ट उसके इतने अच्छे नहीं कर सकता, उसका इतना मुझ में नहीं है गुण कि मैं पेपर अटेम्प्टिंग इंडो पाक की अच्छी कर सकूं। बोरिंग सा मुझे लगता है उसके पेपर अटेम्प्टिंग। कुछ लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लगता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लगता है, मुझे नहीं लगता एक्साइटिंग। तो ये मैं ऑप्ट नहीं करता। जैसे मेरा पेट्रोलियम का बैकग्राउंड है तो मैंने जियोलॉजी नहीं ली, मैंने एनवायरमेंटल साइंस नहीं ली, जबकि एनवायरमेंटल साइंस तो बड़ी आसान सी थी। लेकिन मेरा जो था वो पेपर अटेम्प्टिंग, मैंने कहा नहीं, जनरल साइंस पता नहीं किस तरह कर रहा हूँ, ये फिर अलग से एक सब्जेक्ट ले लो। तो हमेशा अपना टेम्परमेंट और अपना इंटरेस्ट पहले इसको प्रायोरिटी दें, बाद में प्रायोरिटी दें कि स्कोरिंग है नहीं है, ट्रेंड है नहीं है, तो वो फिर बाद की बातें होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कोई भी ऑप्शन सेट करते हुए अपना इंटरेस्ट, और ये जो है, और अपना इंटरेस्ट आपको कैसे पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो ऐसे पता चलेगा कि आप जब उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कंटेंट है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें मुझे पढ़नी है। फिर आप जब पास पेपर्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो कितनी डेप्थ में पढ़नी है। तो जब पास पेपर्स और सिलेबस दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आसान है। हरू भरू फजूल में जो है ऑप्शनल्स को लोग कहते हैं कि उसमें ये देखें, उसमें ये वो देखें, उसमें टीचर भी देखें, टीचर अच्छा अवेलेबल है नहीं है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों का बैकग्राउंड ऑडिट ऑडिट का होता है, अकाउंट्स का होता है, अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आईआर और पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, उनको अकाउंटिंग लेनी चाहिए। कुछ लोगों की फिजिक्स बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो ऑप्ट नहीं करते कि लो ट्रेन स्कोरिंग है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड स्कोर इन फिजिक्स, जो अच्छा होता है तो वो कर लेता है। लेकिन हमेशा अब आपको खुद वो डिसाइड करना है कि एक तो उसका स्कोप और सिलेबस आपको समझ आ रहा है, आपको लगता है आप इतना कवर कर पाएंगे, सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं इतना कुछ नहीं है, फिर मैं आईआर ले लेता हूँ क्योंकि ओवरलैप भी कर लेता है, ऐसे भी उसमें कवर हो जाएगा, ये भी वो भी वगैरह वगैरह, फिर वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमेशा ऑप्शनल्स जब भी सिलेक्ट करें, बस उसमें पहला अपना इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, थ्रू सिलेबस एंड पास पेपर्स, वो समझ आ रहा है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। फिर ट्रेंड वेंड ये फिर बाद में थोड़ा देख लीजिएगा कि इसका क्या स्कोरिंग ट्रेंड है वगैरह वगैरह। अब आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग नोट्स। अब आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है।
नोट्स मेकिंग और थीम वर्क या फैक्ट बुक, इनको थोड़ा हम डिटेल में क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये हैं क्या, तो इसको हम तब तक होल्ड करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। थीम वर्क, फैक्ट बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे कहें कि 2021 में कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ज़्यादा हेल्प किया इन पासिंग योर एग्जाम, तो वो थीम वर्क था। जो मैंने थीम्स पे काम किया था, मैंने डिफरेंट थीम्स के नोट्स बनाए थे, स्मार्ट वर्क इकट्ठा किया था और आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे, मैंने आउटलाइंस बनाई थी, उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। उसके बाद ग्रामर को थ्रू आउट चलाना है। अगर आपको लगता है कि रिटन एक्सप्रेशन ठीक है वगैरह वगैरह, तो फिर कोई इशू नहीं है। बट इफ यू थिंक दैट योर ग्रामर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इतनी करेक्ट के मतलब सामने वाला समझ जाए, ऐसी भी नहीं है कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो फिर आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। बेसिक जो ग्रामर इम्प्रूव करने का, इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन इम्प्रूव करने का मकसद होता है, वो यही होता है कि आप अपना मैसेज बेहतर से बेहतर कन्वे कर पाए सामने वाले को। सामने वाले को मतलब कौन, किसको? एग्जामिनर को। कि एग्जामिनर आपका जो वो है रिटन एक्सप्रेशन वो ठीक से समझ पाए, और वो तब ही समझ पाएगा जब आपकी ग्रामर की गलतियां ना होंगी, आपको पता होगा टेंसेस किस तरह यूज होते हैं। जब आप में ये सारी चीजें होंगी तब ही यू वुड बी एबल टू कन्वे योर मैसेज थ्रू अ रिटन एक्सप्रेशन। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस डेली करनी है। जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे, देन यू हैव टू डू ओनली पेपर अटेम्प्टिंग। पेपर अटेम्प्ट करें, चेक करें, गलतियां निकलेंगी उसको इम्प्रूव करें, फिर से अटेम्प्ट करें, चेक करें, गलतियां निकलेंगी, इम्प्रूव करें, फिर से अटेम्प्ट करें, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। आपने सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर लिए, ऑप्शनल्स भी कवर कर लिए, नोट्स वोट्स भी बने हुए हैं, ग्रामर भी अब आपकी ठीक हो गई है, बस फिर सब कुछ हो गया। फिर आपको पेपर अटेम्प्टिंग करनी है। ठीक है, अब ये कब करनी है, किस तरह करनी है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। टाइम टेबल को बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये मंथ वाइज ब्रेकअप जो मैंने आपको कहा था कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा अभी से लेके एग्जाम तक, तो ये अब आपका एक बेस बन गया है कि क्या क्या करना है। अब मैंने थोड़ा इसको ब्रेकअप किया हुआ है। अभी से लेके 30 अप्रैल होगा इसमें, 30 अप्रैल तक आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि ऐसे राइटिंग सीखना स्टार्ट करें, ग्रामर को इम्प्रूव करना स्टार्ट करें अगर आपकी सही नहीं है, थीम पे काम करना स्टार्ट करें। थीम मतलब जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक थीम है, डेमोक्रेसी के अंडर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते रहते हैं। ठीक है, डिजिटल डेमोक्रेसी का हो गया, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, पॉपुलिज्म रिलेटेड डेमोक्रेसी टॉपिक आ गया, इलेक्शंस पे टॉपिक आ गया तो वो भी डेमोक्रेसी के अंदर फॉल कर सकता है, गवर्नेंस का टॉपिक आ गया तो वो भी डेमोक्रेसी के अंदर फॉल कर सकता है। तो मतलब एक थीम पे काम करना स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, और थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस, ये मतलब ये 15 दिन में इजीली ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सीखना स्टार्ट किया, ग्रामर आपने देख ली मजे की नहीं है, उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, थीम पे काम करना स्टार्ट किया, और ये सारी लाइट चीज़ें हैं, कोई इसमें हेवी चीज़ नहीं है। मई में आप प्रॉपर सब्जेक्ट उठाकर उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। अब ये मैंने जो पूरा स्केड्यूल आपके लिए बनाया है, अगर ये फॉलो होगा तो जो एक आइडियल डेट से आपको प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए वो शुरू हो जाएगी। बट अगर आप थोड़ा बहुत लेट होते जाएंगे तो फिर वो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग लेट होती जाएगी, वो जितना लेट होगी उतना थोड़ा रिस्क बढ़ता जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अभी से लेके एग्जाम तक थोड़ा डिसिप्लिन ला देंगे तो वुड बी बेटर फॉर यू। तो मई से आप पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल एबिलिटी, इसको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है पूरा पाकिस्तान अफेयर्स एक ही सांस में कवर करें। पाकिस्तान अफेयर्स का प्री पार्टीशन पहले करें, फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, जनरल एबिलिटी पढ़ लें, फिर पाकिस्तान अफेयर्स का पोस्ट पार्टीशन जो है स्टार्ट कर लें। मई के महीने में मैंने मेजरली एक ही सब्जेक्ट रखा है, जनरल एबिलिटी भी। वो ऐसी नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा पढ़ ली फिर आप समझ जाएंगे, जनरल एबिलिटी को भी थ्रू आउट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स रखा है और कुछ भी नहीं रखा है। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स आप ऐसे अडॉप्ट करें मई के महीने में जो पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो मई मतलब तकरीबन डेडिकेट, और जनरल एबिलिटी के आप अगर 5-6 टॉपिक्स कवर कर लें, एवरेज क्या होता है, मीन मोड मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 5-6 टॉपिक्स समझ कर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, आधे घंटे की प्रैक्टिस कर लें, फिर सारा टाइम आप पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर और थीम को देते रहें, तो आपको बहुत अच्छा काम। थीम भी आप ऐसी प्रिपेयर करें 3 जो पाकिस्तान अफेयर्स से ओवरलैप करें, तो मतलब मई का पूरा महीना पाकिस्तान अफेयर्स को दे दें आप, जिसमें प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, करंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स जो पाकिस्तान अफेयर्स से ओवरलैप करते हैं, और ऐसी थीम्स जो पाकिस्तान अफेयर्स को टच करती हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
ऐसी थीम्स आप उठाएं और फिर पूरा महीना पाकिस्तान अफेयर्स को डेडिकेट कर दें मजे से। उसके बाद जून में आते हैं। जून में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जनरल साइंस वाला पोर्शन और इस्लामिक स्टडीज। जनरल साइंस का पोर्शन जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा, जो सोशल साइंस या लॉ के हैं उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो इसको भी आप उसमें ब्रेक्स में पढ़ते जाएं। जनरल साइंस का 1-2 लेक्चर मैं खुद दूंगा, ठीक है, मैंने जनरल साइंस पढ़ाई भी है अकेडमी पे। तो जनरल साइंस का एक जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो लिस्ट बनाकर और फिर उसमें से 1-2 टॉपिक्स पढ़ाकर फिर मैं अबू तुराब साहब को दे दूंगा। तो जनरल साइंस जो है और इस्लामिक स्टडीज इसको आप जून में रखें, और करंट अफेयर्स के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स वो आप इसमें जून में कवर करते जाएं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं बेसिकली ना वो आपके थीम में भी कवर होते जाएंगे, वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी ओवरलैप करेंगे। तो करंट अफेयर्स जो है ना उसको मैं अलग से सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करता, उसको मैं कहता हूँ कि एक लिस्ट है टॉपिक्स की दैट आई हैव टू कवर, उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। और वो लिस्ट जो है वो आपको ये कौन मेरी तारीफ कर रहा है, यू लुकिंग हॉरिबल या यू लुकिंग हर्ट, आई लव, कौन है भाई ये? फोन है, आप मुझे बता दें मैसेज करके तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूं। कोई लड़का ना निकले प्लीज। तो जून के मैं मजाक कर रहा हूँ, जो भी है भाई है बहन है। और जून के महीने में आप जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडीज और ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आप स्टार्ट कर लें। अब जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, काफी टॉपिक्स जो हैं वो आपके थीम्स में भी ओवरलैप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थीम्स आपकी कौन कौन सी बनेंगी जो आपको प्रिपेयर करनी होगी। जैसे आपको ग्लोबलाइजेशन प्रिपेयर करना होगा, करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे। आपको कश्मीर प्रिपेयर करना होगा, करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे। आपको एजुकेशन प्रिपेयर करना होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ेंगे। तो काफी जो करंट अफेयर्स की लिस्ट होगी ना वो आपको मतलब एक दफा कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप थोड़ा पीसेस में, बिट्स एंड पीसेस, अखबार से कुछ चीजें निकली वो आप इस तरह पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में पेपर अटेम्प्टिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो जून का महीना हो गया आपका इसमें। अब आते हैं जुलाई में। अब जून तक अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा है, अगर ये कंप्लीट फॉलो नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी आप इसको फॉलो कर लेंगे तो 70-80% आप फॉलो कर लें, ठीक है। 70-80% फॉलो करें, 30% रह जाए तो चलें उसको जुलाई में कर ले। लेकिन अभी कोशिश और हिम्मत इसी तरह करें कि जून तक कंपलसरी सारे कंप्लीट करने हैं। मतलब अभी देखें मई जून, ठीक है, मई पूरा आपका चला गया जो है पाकिस्तान अफेयर्स में, और जनरल एबिलिटी भी थोड़ी बहुत हो जाएगी। ऐसे और ग्रामर ये तो आपके चलते ही चलते रहेंगे। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका कोई मंथ या पीरियड नहीं है, ये तो आपके थ्रू आउट चलते रहेंगे। ऐसे की भी डेली प्रैक्टिस चलती रहेगी और ग्रामर की भी डेली, मतलब डेली बेसिस पे अगर आपको कोई चीजें करनी है तो 1-1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है। कभी आपने आउटलाइन बना ली, कभी प्रेसी अटेम्प्ट कर ली, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ली, कभी ऐसे ही पैराग्राफ लिख लिए, कभी पेपर अटेम्प्ट। तो डेली वो 1-1.5 घंटा आप ऐसे से रिलेटेड, प्रेसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बाकी जून तक आपके कंपल्सरी हो गए। अब आते हैं जुलाई में। 6 ऑप्शनल्स हैं। टारगेट यही रखें कि हर महीने 2-2 ऑप्शनल कवर करने। कुछ ऑप्शनल छूटे भी होते हैं, जैसे जेंडर स्टडीज मैक्सिमम 10 दिन की मार है। 10 दिन में आपका मजे से कवर हो सकता है, मैक्सिमम भी 15-20 दिन। 15 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्रिमिनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए, जेंडर स्टडीज के लिए। उसके बाद जुलाई में भी 2 ऑप्शनल करें, थीम का काम करें। अगस्त में भी 2 ऑप्शनल्स करें, थीम का काम करें। सितंबर में भी 2 ऑप्शनल करें, थीम का काम करें। अब अगर 15 मई से लेके सितंबर तक ये अगर इस तरह फॉलो होता है, जो मुझे पता है नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका अगर आपने 60% भी कर लिया, बहुत आगे चले जाएंगे काफी लोगों से। काफी लोगों से एक अगर इसको रेस की तरह लें कि 10,000 कैंडिडेट्स हैं और एक रेस चल रही है, तो आप अगर सितंबर तक ये जो मैंने सब कुछ लिखा है इसका 60% भी कर लेंगे ना, तो आप काफी लोगों से आगे चले जाएंगे। फिर थोड़ा अक्टूबर में, थोड़ा नवंबर में, मतलब नवंबर इज द डेडलाइन। नवंबर तक अगर आपके नवंबर तक भी सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, फिर तो मैं सजेशन यही देता हूँ कि फिर आप ख्वाब देखना बंद करें। फिर आप थोड़े रियलिटी में आ जाएं कि अभी यू हैव टू गिव योर मोर देन 100%। कि नवंबर तक भी आपके सब्जेक्ट रह रहे हैं, आपके नोट्स नहीं बने पड़े किसी सब्जेक्ट के, पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब ये मैंने आपको सितंबर तक दिया है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स और एटलीस्ट 20 थीम्स पे सितंबर तक काम होना चाहिए।
लेकिन अगर आप कह रहे हैं सर सितंबर बहुत हार्ड हो जाएगा, तो मैक्सिमम नवंबर, उसके बाद बस नवंबर तक 2 महीने बहुत ज्यादा है। मतलब 2 महीने का मैंने आपको स्पेस बताया है कि चलें सितंबर तक नहीं तो एटलीस्ट नवंबर तक। नवंबर 2 महीने का गैप बहुत ज्यादा है। तो नवंबर तक फॉर एग्जांपल आपका सब कुछ हो गया, दिसंबर ऑनवर्ड्स राइटिंग प्रैक्टिस, 2 महीने भी बहुत ज्यादा है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो हमने सितंबर लिखा हुआ है, लेकिन प्लस माइनस में मैंने आपको 2 महीने बताए हैं कि 2 महीने और अपने आप ऐड कर लें अपने ऑप्शनल्स कंपल्सरी ठीक से। नवंबर इज द डेडलाइन, दिसंबर फर्स्ट से पेपर अटेम्प्टिंग, ऐसे राइटिंग, बस मोक्स पेपर अटेम्प्टिंग, ऐसे राइटिंग। तो ये सितंबर मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको नवंबर वाले कर लें। तो उसके बाद आपको बस ये प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है कि जैसे ही आपके सारे ऑप्शनल ये वो कवर हो जाएं तो एमसीक्यूज देखते चले जाएं, क्योंकि एमपीटी भी आनी होती है नवंबर में। तो एमसीक्यूज को भी थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, वोकेब को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ईडियम्स को, पेयर ऑफ वर्ड्स को, स्मार्ट मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट करें, जैसे फैक्ट हो गए, कोटेशंस हो गए, पेपर अटेम्प्टिंग प्रॉपर करें, कंप्लीट ऐसे लिखना स्टार्ट करें, और फिर इसी सारे प्रोसेस को थ्रू आउट रिपीट करते रहें। फिर बस यही है, जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, रिपीट, अटेम्प्ट, मोक्स, स्मार्ट मटेरियल, थीम्स आपको अपडेट करते रहें। दिसंबर में भी यही रिपीट करते रहें, अटेम्प्ट करते रहें, मोक्स देते रहें, स्मार्ट मटेरियल थीम्स वाले को उसमें इन चीज़ों को अपडेट करते रहें। जनवरी भी यही होगा, फरवरी में आप एग्जाम देंगे, दुआएं ले हमारी, हो गया सीएसएस। बस इतना सा सीएसएस था, हो गया सीएसएस आपका। तो ये एक दुआएं ले वाज द बेस्ट। दुआएं तो भाई दो चीजें तो थ्रू आउट प्रिपरेशन मस्ट है, लोगों की दुआएं और लोगों को खुश रखना। एक होता है ना, आपको पता है डोपामाइन, ये डोपामाइन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ये अभी टाइम टेबल तो बताया, और क्या बताया? बस इतना सा था मानूर, देखे। डोपामाइन ना वो होता है जो आपको खुशी दे, प्लेजर दे, एक हार्मोन होता है जो किसी को डोपामाइन डिफरेंट चीजों से मिलता है। लोग इसको अजीब चीजों में ढूंढते हैं। मुझे डोपामाइन मिलता है जब मैं किसी को दुआ दूं, मेरी वजह से कोई खुश हो, मुझे दुआएं मिले, तो मेरा डोपामाइन इसमें बहुत, मतलब मेरी कोशिश होती है कि आज डेली बेसिस पे मैं अपनी ऑफिस जाऊं, तो मैं फिर मेरे पास अगर कोई हेल्प के लिए ना आया हो तो मैं खुद राउंड लगाऊं और किसी को ढूंढूं कि भाई कोई मदद चाहिए, तो उसका काम हो जाए। तो ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा डोपामाइन है। तो वो जो है ना दुआएं, और दूसरा चैरिटी, तो ये थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन में करते रहिएगा, लोगों को खुश रखना, चैरिटी, दुआएं। तो यहाँ पे होता है इख्तिताम हमारे इस सेशन का। और अभी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, ऐसे सवाल जो अभी 1-2 मिनट के अंदर आपका जवाब हो भी सके। ऐसा नहीं कि सर मुझे ऐसे सिखाएं, मुझे बताएं सर थीम्स किस तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि ये प्रॉपर एक लेक्चर है। अब एक पूरे लेक्चर को मैं आपको 1.5 मिनट में कैसे समझा पाऊंगा, ना आप समझ पाएंगे ना मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। तो ऐसे सवाल जो आपको लगते हैं कि मैं हर एक का जवाब 1-1.5 मिनट में दे पाऊँ, तो ऐसे सवाल अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।